देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मोड मतलब एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारा पॉइंट हम लोग का बाकी है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे 24.50 ये वाला। ठीक है, मोड का जो प्रॉपर्टी था वो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ओपन बोर्ड। अच्छा देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जिसमें देखो जियोमेट्रिक हार्मोनिक, इसके पहले हम लोग एक एरिथमेटिक मीन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एरिथमेटिक मीन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब ये क्या होता है, देखो जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू से कैसे हम लोग मीन यानी एवरेज, ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीन यानी एवरेज। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पहले यहाँ से पढ़ लेते। फॉर ए गिवन सेट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये पहले एरिथमेटिक मीन पढ़े, मोड पढ़े हम लोग, मीडियन पढ़े, वहां पर ऐसा कुछ हमें स्पेसिफिकली नहीं बोला था एन के बारे में, बट यहाँ पर बोल रहा है एन पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है वो हम समझा देंगे। बोल रहे हैं कि एन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो तो सभी में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, द जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इस पे देखो, ये हम समझाते हैं कैसे होता है। यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, अच्छा देखो जियोमेट्रिक मीन में क्या करना है हमें। स्टेप वन, कैसे करके हम लोग जियोमेट्रिक मीन से मतलब मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप वन हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर फॉर ए गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन द जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो स्टेप वन मैंने लिखवा दिया प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब बोला है nth रूट। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग स्टेप टू लिखते हैं। nth रूट ऑफ स्टेप वन, स्टेप वन का nth रूट करना है, ये क्या है ये भी समझा देंगे। ठीक है, nth रूट क्या होता है, जैसे देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं सेकेंड रूट ऑफ, सपोज अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं सेकेंड रूट ऑफ 16, तो ये कितना होगा बोल सकते हो? सेकेंड रूट ऑफ 16 कितना होगा? 16 का सेकेंड रूट मतलब क्या होता है? ऐसे, मतलब ऐसे लिखते हैं हम लोग। और हम लोग रेशियो में ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिसेस में कि ये ऐसे होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये 2 है। ठीक है, 2 नहीं लिखा जाता है, बाकी सारा जैसे मान लो 2/3 ये लिखना जरूरी है, बट 2/1 ये लिखना जरूरी नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर जब सेकेंड रूट बोल रहा है तो ये 2, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं कि थर्ड रूट ऑफ 27, तो बोलो ये कितना होगा 27, और यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 27 टू दी पावर 1/3 कितना हो जाएगा? ये सब तो हम लोग इंडिसेस में कर चुके हैं ना, 3 है ना, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि nth रूट ऑफ, ठीक है, nth रूट ऑफ, अगर हम लोग बोलते हैं x, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को हम लोग x मानते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सपोज मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन x है फॉर एग्जांपल, या फिर अगर हम लोग ऐसा लैंग्वेज यूज करें कि nth रूट ऑफ x, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? ये हो गया x का रूट देना है, लेकिन कितना, nth, तो यहाँ पर n हो जाएगा, तो इसका मतलब x टू दी पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे थे और यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ये इन जनरल है, तो ये हो गया nth रूट का मतलब ये हो गया। अब
अब हमें nth रूट का मतलब समझ में आ गया। अब nth रूट किसका करना है, स्टेप 1 में जो भी आंसर आएगा उसका nth रूट करना है, ठीक है। अब देखो जियोमेट्रिक मीन को फिर से पढ़ो। फॉर ए गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव, ये नहीं बताया, ये बता देते क्यों पॉजिटिव। द जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड, जियोमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, nth रूट करना है प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस है, पहले जनरली लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है लाइक ऐसे x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 डॉट डॉट करके xn तक ऑब्जर्वेशन है। तो इसका अगर जियोमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट करने बोला जाए तो जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन ये सारा चीज हम लोगों ने ले रखा है, x1 x2, ठीक है, x3 x4 डॉट डॉट करके xn, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका हमें क्या करना है, nth रूट, मतलब ये मान लो प्रोडक्ट है तो इस पे 1/n, ठीक है, इस पे 1/n। तो ये समझाने के लिए, ठीक है। वैसे फॉर्मूला से याद रख सकते लेकिन उससे याद नहीं रहता ना, हमें कंसेप्ट समझ के याद रखना चाहिए ताकि फॉर्मूला बर्डन ना हो जाए हमारे लिए, ठीक है। देखो इस तरह से समझ के करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका पहले प्रोडक्ट करो फिर उसका nth रूट करो, ठीक है। nth रूट मतलब 1/n, जैसे सेकंड रूट मतलब 1/2, थर्ड रूट मतलब 1/3, तो वैसे nth रूट मतलब 1/n, ठीक है। अब हम लोग एक मतलब डेटा से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल 4 16 36 25, इसका बोला जाता है कैलकुलेट, मान लो ऐसे बोल दिया मैंने, कैलकुलेट जीएम, मतलब जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग को प्रोडक्ट कर लेना चाहिए। जियोमेट्रिक मीन कैसे हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट होगा ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25, ठीक है। अब इस पे होगा nth रूट, तो n कितना है यहाँ पर, n कितना है ये बोलो। nth रूट तो हमें पता है 1/n, बट n कितना है, ये क्वेश्चन में n कितना है। स्टैटिस्टिक्स में हर जगह पे n मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, या फिर हाउ मेनी नंबर्स। तो ये n कितना होगा बोलो, ये तो हम लोग इतने दिन से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, n कितना है यहाँ पर, हाउ मेनी नंबर्स, बोलो कितने सारे नंबर्स हैं। 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको हम लोग दो तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसका पूरा इंटू करके मतलब वैल्यू निकाल लिए, देखो दिखा देते हैं। जैसे कि 4 इंटू 16, ये देखो 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 25, ये वैल्यू आ रहा है 57,600, ठीक है, 57,600 आ रहा है। इसका 1/4 मतलब 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 57,600 टू दी पावर हाफ, ठीक है, इंटू 57,600 टू दी पावर हाफ, मतलब हम जस्ट ये बोलना चाहते हैं कि 2 बार मतलब रूट हाफ रूट करना पड़ेगा, देखो ऐसे। मतलब इस पे अगर हम लोग रूट लगाते हैं 240 आ गया, फिर इस पे रूट लगाएंगे तो 15 पॉइंट कितना आ रहा है, 15.49, ठीक है। ये तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं लेकिन तभी कर पाएंगे अगर इस तरह का कोई रूट है, तो अगर 1/5 होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15.49, इसीलिए एक ऑल्टरनेट वे भी बता देते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन इससे हमेशा सॉल्व होगा, चाहे कैसा भी हमें डिजिट दिया हुआ रहे। तो हम फिर से एक बार करके दिखाते हैं, 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25 टू दी पावर 1/4, ठीक है। जैसे देखो 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, ठीक है, 16 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 हो गया। 36 का मतलब कितना हो जाएगा, 36 का मतलब हो जाएगा, चेक करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 25 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 1/4 है तो हमें क्या करना चाहिए, 4 4
मतलब जैसे मान लो हम लोग जब एलसीएम करते हैं तो दो को एक मान लेते हैं ना, मतलब दो डिजिट रहता है तो एक मान लेते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, फोर पेयर बनाएंगे। जैसे ये देखो ये फोर है, तो इसके जगह हम लोग वन टाइम्स टू लेंगे, ठीक है। फोर टाइम्स अगर टू है तो इसके जगह वन टाइम टू ले सकते हैं, ऐसा कोई भी डिजिट हो हम लोग कर सकते हैं। अगर ये फोर के जगह सपोज फाइव होता तो हम लोग फाइव टू को मिला के एक टू करते, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट। फिर से हम बता देते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पर फोर है तो हमें सारे चीज फोर के जगह वन लेना है। जैसे ये फोर टू के जगह हम लोग वन टू ले लेंगे, ठीक है। फिर फोर टू देखो वो एक दो तीन चार यहाँ पर, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग ले सकते हैं एक बार टू, ठीक है। अब यहाँ पर थ्री देखो फोर टाइम्स नहीं है, टू टाइम्स है, फाइव भी टू टाइम्स है, तो ये हम लोग इसका पेयर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये टू इंटू टू हो गया, ठीक है। इसको हम अलग से लिख लेते हैं क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। थ्री इंटू थ्री और ये हो गया फाइव इंटू फाइव, तो इसमें ये वन फोर्थ रह जाएगा। इसमें वन फोर्थ नहीं रहेगा क्योंकि वन फोर्थ में ये वाला जो है इसका कैलकुलेशन करके हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये इसका वन फोर्थ करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इसका वन फोर्थ नहीं हुआ क्योंकि फोर टाइम्स थ्री नहीं था, फोर टाइम्स फाइव नहीं था। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये अगर दो बार थ्री है, ठीक है, थ्री इंटू थ्री, ठीक है। इसको हम लोग इसका मतलब वन बाई फोर, मतलब इसका भी टू टाइम्स रूट हो जाएगा, है ना। इसका भी हम लोग टू टाइम्स रूट कर सकते हैं। जैसे देखो और ये हो गया, ये बेसिकली थ्री का स्क्वायर हो रहा है ना, ये थ्री का स्क्वायर हो रहा है, ये फाइव का स्क्वायर हो रहा है। और हम लोग को पता है कि अगर पावर रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो थ्री स्क्वायर और पावर में वन बाई फोर यानी थ्री टू दी पावर हाफ, है ना। और ये फाइव स्क्वायर पावर में वन बाई फोर यानी फाइव टू दी पावर हाफ, इस तरह से हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टू इंटू टू फोर लिख देते हैं। ये देखो टू इंटू टू फोर हो गया, और ये हो गया थ्री इंटू फाइव टू दी पावर हाफ, तो ये हो गया फोर इंटू फिफ्टीन टू दी पावर हाफ। अब फिफ्टीन का रूट कैलकुलेट करते हैं, ये देखो फिफ्टीन का रूट ये आ गया 3.87 इंटू फोर कर लेते हैं, देखो सेम आंसर आएगा, ठीक है। 15.49, 15.49 इस तरह से आ गया। 15.49 कैसे भी कैलकुलेट करो हो जाएगा, लेकिन ये वन फोर्थ है तभी कैलकुलेटर में इतना आसानी से हो गया, अदरवाइज हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये मैंने इतना लिखा है, तुम लोग इसके जगह ऐसे भी लिख सकते हो, टू का स्क्वायर टू टू दी पावर फोर, ठीक है। और 36 को ऐसे लिख सकते हो, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, वन बाई फोर, ठीक है। अब ये देखो ये सब कैंसिल कर दो, टू यहाँ पर ये कैंसिल होके हाफ हो जाएगा, ये फोर का कैंसिल होके वन हो जाएगा, इस तरह से भी तुम लोग कर सकते हो। या फिर टू का सारा पावर ऐड कर लो, टू प्लस फोर प्लस टू सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो जाता है, ठीक है। तो टू टू दी पावर टेन होल टू दी पावर वन बाई फोर इंटू थ्री टू दी पावर टू, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। थ्री टू दी पावर टू वन बाई फोर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना, इंडिसेस पता है तो कैसे भी तुम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अब कितना टाइप दिखाएं, अलग अलग निकलते ही जाएगा इस पे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी तुम लोग जैसे आसानी से कर पाओगे कर सकते हो, ठीक है। ऑन दैट मोमेंट दिमाग में जैसा आएगा वैसे ही करते हैं नॉर्मली लोग, ठीक है। तो ये देखो अगर वन बाई फोर होगा ना तो इतना मेहनत मत करो, अगर वन फोर्थ होता है तो ये कैलकुलेटर में हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या बोला था। यहाँ पर 10 इफ वेरिएबल एक्स एज्यूम एन वैल्यूज, ये देखो ये वेरिएबल एक्स, ये है एक्स वेरिएबल, ठीक है। ये एक्स वेरिएबल कैपिटल एक्स में अगर ये एज्यूम करता है वैल्यूज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, ऑल द वैल्यूज बीइंग पॉजिटिव, सारे वैल्यूज पॉजिटिव होने चाहिए, तब जियोमेट्रिक मीन कुछ इस तरह से होगा। ये देखो जियोमेट्रिक मीन इतना होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे होगा, ये भी हम बता देते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे होगा, उसके बाद हम बता देते हैं पॉजिटिव ही क्यों बोला। तो ये तो हो गया सिंपल सीरीज के लिए। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा तो जीएम का फॉर्मूला कैसे होगा, देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो जीएम इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम समझा देंगे कैसे होगा एक एग्जांपल से, एफ थ्री डॉट डॉट एफ एन, और यहाँ पर वन बाई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एन, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी होता है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया। अब इसका भी एक हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम बता देते हैं एन पॉजिटिव ही क्यों होगा। एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर एफ के साथ एक दिया हुआ है, तो एक्स और एफ हम लिख के दिखा देते हैं। एक्स का वैल्यू क्या क्या है, देखो एक्स का वैल्यू है 2 4 8 16, 2 4 8 और 16, और एफ का वैल्यू है, एफ का वैल्यू है 2 3 3 2,
2 3 3 2, ठीक है। अब जीएम कैलकुलेट करने बोला है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएम का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लीकेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या है? 2, लेकिन 2 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2। 4 3 टाइम्स है तो 4 टू दी पावर 3, मतलब फ्रीक्वेंसी जा रहा है पावर में। 8 टू दी पावर 3, 8 जो है 3 टाइम्स है। 16 जो है वो 2 टाइम्स है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 2 टाइम्स है तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5, ये सब मिला के तो 1/10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो देखो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 टू दी पावर 2 रख देते हैं, ठीक है। 4 का मतलब हो जाता है 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, ठीक है। 8 का मतलब हो जाता है 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3। 16 का मतलब हो जाता है 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, 1/10। चेक करते हैं कितना होगा यहाँ पर। तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 6, सॉरी 9 इंटू 2 टू दी पावर 8 होल टू दी पावर 1/10। तो ये हो गया 2 टू दी पावर, ये सब ऐड कर लेते, 6 प्लस 2 8, 8 8 16, 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 25 होता है। 16 प्लस 9 25 हो गया, ठीक है। 2 टू दी पावर 25 होल टू दी पावर 1/10, इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये 25 इंटू 1/10 हो गया। अब 25/10 कितना हो जाएगा? 25/10 2.5 हो जाएगा, 2.5। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 2.5। चेक करते हैं इनका आंसर कितना है, देख लेते हैं एक बार। ये रहा 2 2 टू दी पावर 2.5, लेकिन इन्होंने फिर इसको और भी सिंप्लीफाई किया है। मतलब ये डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा तो यहाँ तक कंप्लीट है, अगर ये ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन रहेगा तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये भी हम लोग करके देख सकते हैं। अब देखो मैंने इस तरह से यहाँ पर जैसे किया है कर दिया, तुम लोग वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया था। ये देखो जैसे मैंने सिखाया वैसे भी कर सकते हो। 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। और 4 टू दी पावर 3 मतलब 4 4 और 4। 8 टू दी पावर 3 मतलब हो जाएगा 8 8 एंड 8, ठीक है। और 16 टू टाइम्स मतलब 16 इंटू 16, 1/10, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो 2 इंटू 2, 4 का मतलब, ये 4 का मतलब 2 इंटू 2, फिर से एक 4 है 2 इंटू 2, फिर से एक 4 है 2 इंटू 2। और 8 का मतलब 2 2 2, एक बार 8 के लिए 2 2 2, ये लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। 2 2 2, ठीक है। चेक कर लेते हैं, दो बार यहाँ पर आ गया। ये एक 4 के लिए, दूसरे 4 के लिए, थर्ड 4 के लिए 8, ये वाला फिर 8, ये वाला फिर 8, ये वाला हो गया। अब 16 मतलब 4 टाइम्स, 1 2 3 4 एक बार, 1 2 3 4 एक बार, ठीक है। अब 10 10 2 का हमें पेयर लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक 2 हो जाएगा। ये पूरे 2 के बदले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर एक 2 हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये 2 टू दी पावर 5 अलग रहेगा, इस पे 1/10 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 2 टू दी पावर 5/10। 5/10 का मतलब हो जाता है हाफ, तो 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 2, 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 2। अब रूट ओवर ऑफ 2 कितना होता है वो कैलकुलेटर पे देखो, इंटू 4 कर लो। ये देखो रूट ओवर ऑफ 4 कितना होता है, सॉरी रूट ओवर ऑफ 2 कितना होता है 2, और ये है रूट इंटू कितना करना है, इंटू दिख नहीं रहा है मुझे, ये रहा इंटू 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5.65, ठीक है 5.66, ठीक है। कितने तरीके से हो सकता है देखो, अब तुम लोग जितना मैथ्स को अच्छे तरीके से समझोगे उतना कर पाओगे। ये तो पूरा इंडिसिस कंसेप्ट है ना, अगर इंडिसिस अच्छे से समझे हो तो सारा चीज क्लियरली समझ में आएगा। अब रहा ये तो मैंने मेरा वाला पैटर्न, लेकिन ये ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, इतना हम बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे क्या होता है ऑप्शन के साथ आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे कर लोगे फिर नहीं समझ पाओगे कि यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो प्रॉब्लम होगा। बाकी समझना तो चाहिए क्योंकि हम लोग इंडिसेस कर चुके हैं। अब देखो हम समझाते हैं कि यहाँ से हम लोग कैसे वो वाले वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। 2 टू दी पावर 2.5 आया। अब देखो 2 टू दी पावर 2.5 जो है, ठीक है, इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 0.5, ठीक है। अब 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, और 0.5 का मतलब कितना होता है 5/10, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है 5/10, तो 4 इंटू 2 टू दी पावर हाफ। अब 2 टू दी पावर हाफ मतलब √2, और √2 का वैल्यू कैलकुलेटर दिखा देगा हमें, ठीक है। √2 का वैल्यू कैलकुलेटर दिखा देगा, इंटू 4 कर लो तो आंसर आ जाएगा 5.6 जितना आ रहा है, ठीक है। 5.66 लिया हुआ है। अब वो तो ऑप्शन
इक्वेशन पे डिपेंड करेगा ना, 5.6 है कि 5.66 है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 तरीके से बता दिया, अब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो जैसा सही लगेगा वैसे ही करते जाना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट समझते हैं कि एन को पॉजिटिव ही क्यों बोला है। एन अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो चेक करो, एन अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्यों ऐसा बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है ना। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नेगेटिव टू दी पावर 1/n, ये होता है, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड। इसी वजह से बोला है कि एन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग जीएम कैलकुलेट करना चाहते हैं 2, 4 और माइनस, यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक है, -3 का। अब देखो जियोमेट्रिक मीन 2 into 4 into -3 ले लिया, ठीक है। अब nth रूट होता है, ठीक है, हम लोग nth रूट कर देंगे 1/3, 3 नंबर है। अब ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 into 4, 4 into 2 8, 8 into -3 24 टू दी पावर 1/3। अब प्रॉब्लम ये है कि माइनस का, ये हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन में भी देख रहे थे कि माइनस अनडिफाइंड होता है, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। -24 टू दी पावर क्या है, टू दी पावर 1/3 है। ये देखो कैसे होगा, हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना ये 2 हटा देते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर में करके दिखा पाएंगे। ये देखो, ये हाफ, ठीक है। तो ये -12 टू दी पावर हाफ कर दिया मैंने। या फिर इसको -4 कर लो और भी इजीली समझ जाओगे। इसको -4 कर लो, ये -16 हो गया। वैसे 16 का रूट तो 4 होता है, ठीक है, लेकिन 16 का रूट करो 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 16 -16 कैसे लेना है, ये देखो प्लस माइनस लेस है ना, कैलकुलेटर में भी ऐसा होता है। -16 ले लिया, अब रूट करो, इनवैलिड इनपुट, मतलब रूट नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर है ना, मतलब नेगेटिव का जो है ये रूट नहीं होगा। इसी वजह से बोला गया है कि नेगेटिव वैल्यू अगर हो जाता है तो उसका जियोमेट्रिक मीन कभी फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इस वजह से ये पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा चीज हम लोगों ने धीरे धीरे कंप्लीटली समझ लिया। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है हम लोगों का। तो लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज log g इक्वल टू 1/ar सिग्मा लॉग एक्स, ठीक है। अब समझो ये क्या बोल रहा है, तो ऐसे ही तो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जी मतलब जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन का अगर हम लोग लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं तो जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिसका हम लोग जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग जीएम कैलकुलेट करना चाहते हैं 248 का, कैलकुलेट हम लिख देते हैं कैलकुलेट जीएम, ठीक है। तो 2 into 4 into 8 इसका हम लोग जीएम कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि nth रूट यहाँ पर n3 हो रहा है। तो 2 into 4 का मतलब 2 into 2, 8 का मतलब 2 into 2 into 2 टू दी पावर 1/3, ठीक है। ये 3 का एक, यहाँ पर 3 से एक दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया। या फिर तुम लोग चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 64 टू दी पावर 1/3, तो ये 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 4। मैंने बोला ना अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे तुम लोग को ठीक लगे। जो भी हो, हम लोग का जियोमेट्रिक मीन तो फाइंड आउट हो गया, जिसका वैल्यू हो रहा है 4, कोई भी एक तरीका, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट कर देते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 4 आ रहा है जियोमेट्रिक मीन। अब हमें क्या बोला है, लॉगरिथम ऑफ जी कितना होगा, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर कोई एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसका जीएम कैलकुलेट करे, उसका लॉग, तो लॉग ऑफ 4, लॉग 4, तो लॉग 4 कितना होगा, लॉग 2 टू दी पावर 2, ठीक है। अब पावर में जो रहता है वो सामने आ जाता है, 2 into log 2 यानी 2 log 2। अगर log 2 का वैल्यू हमें पता है, हम लोग फाइंड आउट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ये लाइन कंप्लीट कर लिया, लॉगरिथम कैलकुलेट कर लिया जियोमेट्रिक मीन का फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्या बोला है, ये जो है इज द एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज log g इक्वल टू 1/r सिग्मा log x। अब देखते हैं क्या क्या करना है हमें।
अब देखो हमें क्या करने बोला है, लॉगरिदम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो है ये इक्वल है किसके साथ, एरिथमेटिक मीन ऑफ लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन का लॉगरिदम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस का। तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं एक बार। 248 जो था वही वाला, ये देखो 248 यहाँ पर लिखते हैं। x का वैल्यू है 2, 4 और 8। अगर हम लोग यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, लॉगरिदम ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉग x तो log 2, log 4, log 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से ये कितना आ जाएगा, log 2 ही आएगा, ठीक है। log 4 का मतलब log 2 टू दी पावर 2 यानी कि 2 log 2, ठीक है। log क्योंकि हम सिखा चुके हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप जंप करके कर रहे हैं, 2 यहाँ पर लिख के और अलग से नहीं दिखा रहे। और log 2 टू दी पावर 3 यानी 3 log 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बोल दिया था देखो, यहाँ पर इज एरिथमेटिक मीन ऑफ द, एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है किसका, लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसका एम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एरिथमेटिक मीन। तो एम ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, एम ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा, log 2 प्लस 2 log 2, 2 log 2 प्लस 3 log 2। एम मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है ऐड करके डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, यानी 3 नंबर्स हैं। तो 1 2 प्लस 1 3 3 6 log 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2 log 2 हो गया, ठीक है, 2 log 2 हो गया। यहाँ पर 2 log 2 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं, लॉगरिदम ऑफ जी ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो है इज एरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब ये दोनों इक्वल बता रहा है। तो log जी हम लोग का कितना आया, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, log ऑफ जी, जीएम कितना आया था 4, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, log जी इतना आ गया। यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया log एक्स, एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इसको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसमें ट्रांसफर करेंगे। देखो हम लोग का क्या इक्वल होना चाहिए, log g इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी बोल रहा है 1/r, एक्चुअली ये 1/n लिख सकते हो, ठीक है, वहां पर r लिखा है, 1/n है वो, मतलब नंबर्स, कोई कोई r से भी डिनोट करता है, हम n लिखते हैं क्योंकि वो मेरे लिए समझने में आसान होता है, क्योंकि हर जगह पे हम n ही लेते हैं, तो r लेंगे अचानक से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर log x, ठीक है, मतलब लिखते हुए गलत हो सकता है मेरे से, इसलिए मैंने n कर दिया। अब log g, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। नाउ log g का वैल्यू हम लोग को पता है कितना आया, log g का वैल्यू हम लोग का आ गया 2 log 2, लिख देते हैं, ठीक है। 1/n, n मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन कितना सारा है 3, इंटू करना है सिग्मा ऑफ log x। तो सिग्मा ऑफ log x कितना है, सिग्मा ऑफ log x ये वाला, ठीक है, ये वाला सिग्मा ऑफ log x, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 log 2, 6 log 2, ठीक है, 6 log 2, 6 log 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 log 2, ठीक है, 2 log 2, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि इसको डिस्क्राइब इस तरह से किया है। देखो ये तो फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन है, ये कैसे आया, ये कंसेप्ट ये है कि कोई भी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिसका हम लोग जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उस जियोमेट्रिक मीन से जो वैल्यू आया उसका लॉग कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा इक्वल होगा किसके साथ, उसी ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग लॉगरिदम कैलकुलेट करते हैं और उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल होगा। दैट इज उसका मतलब लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू जो लॉग कैलकुलेट किया है ऑब्जर्वेशन का उसका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल डिवाइडेड बाय n, ठीक है, n के जगह यहाँ r लिख रखा है, ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग ये जो प्रूव किए ना, इसको हम लोग वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। वैल्यू के साथ करने का मतलब होता है इस तरह से, अगर हम लोग यहाँ पर log x में बेस 2 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बेस 2 लेते हैं, 2 के जगह 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लो टैली होगा, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू से भी फाइंड आउट हो सकता है। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग 2 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, और ये वाला अगर हम लोग का ऐसे होता है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये log 2 हर जगह से हट जाएगा, तो ये 1 प्लस मतलब ये log 2 नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने
log 2 को कैंसिल करने के लिए बेस में 2 ले लिया, तो ये आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर बेस में 2 ले लेते हैं, हम लोगों का वैल्यू में आंसर आ जाएगा विदाउट लॉग, जो भी हो, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो क्या ये भी सिमिलर होगा? ऑब्वियसली होगा। तब हम लोग यहाँ पर भी बेस कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर भी बेस अगर 2 आ जाएगा तो ये भी 2 हो गया, तो दोनों साइड से इक्वल हो गया। हम लोग कोई भी एक तरीके से प्रूव करके देख सकते हैं। ठीक है, समझने से हमें मतलब है, तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस जो हम लोग जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हैं वो अगर कांस्टेंट है, से के ग्रेटर देन 0। देखो क्यों ग्रेटर देन 0 बोला है? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हम लोगों का जियोमेट्रिक मीन में नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी मोर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और 0 भी नहीं हो सकता है। क्यों बोलो? अगर मान लो हम लोग को 3, 6 और 0 का जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने बोला, कैसे करें? 3 इंटू 6 इंटू 0 टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो 0 टू दी पावर 1/3, ये तो 0 ही आ जाएगा ना, इसका कोई वैल्यू तो आने वाला है नहीं। तो वही चीज बोल रहा है कि के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो के। समझते हैं कि कांस्टेंट होगा, ऐसा हम लोग अरिथमेटिक मीन में भी देख चुके हैं। तो देखो कैसे होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर ये वाला 2। ठीक है, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस जो है वो कांस्टेंट है, सपोज हम लोग 4, 4 और 4 का जीएम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जीएम इक्वल टू 444 कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इंटू 4 कर लेंगे टू दी पावर nth रूट, यानी 1/3, क्योंकि 3 3 बार 4 है, 3 टाइम्स 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 ही आ जाएगा ना, अभी मैंने सिखाया था ना, 3 है तो यहाँ पर 3 पेयर में निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से कर लो। ठीक है, अगर ये समझ में आता है ये ठीक है, ये नहीं करना चाहते और एक ऑप्शन है 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया हम लोग का 64। ठीक है, तो 64 टू दी पावर 1/3, यानी 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, मतलब ये एक्चुअली 4 टू दी पावर 3 लिख के भी कर सकते हैं, तो ये 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से कर लो, या फिर ऐसे 4 का मतलब 2 इंटू 2, फिर 4 का मतलब 2 इंटू 2, फिर 4 का मतलब 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/3, तो ये 3 और 3 का पेयर, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो, जैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो जियोमेट्रिक मीन क्या आ गया? 4 ही आ गया। क्यों 4 आया? क्योंकि हम लोगों का जितने भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिया था, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन क्या है? के इक्वल टू 4, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और ये 4 लिया है मैंने। अगर कांस्टेंट का जीएम करेंगे तो आंसर भी के आएगा। ये देखो यही चीज बोल रहा था, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, सारे ऑब्जर्वेशन जो एक वेरिएबल ले रहे हैं वो कांस्टेंट है, 4 है, से के ग्रेटर देन 0, जैसे हम लोगों ने के इक्वल टू 4 लिया ग्रेटर देन 0 में, देन जीएम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो के, तो जीएम जो है वो भी क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यही बोल रहा है, जीएम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो के। ठीक है, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, जीएम GM of the product of two variables is product of GM, that is if Z equal to XY then GM of Z equal to GM of X into GM of Y। समझाते हैं क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ देखो, X, Y और Z ले लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर X का वैल्यू 2, 4 और 8 लिया, और Y का वैल्यू ले लेते हैं 10, 100 और 1000। ठीक है, ये मैंने पहले अपने मन से एक एग्जांपल लिया है। अब ऐसा क्यों लिया है देखो, अब समझा देते हैं। देखो, जीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स है और उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो z का मतलब x इंटू वाई करना है। देखो यहाँ पर फिर से, जीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करना है, उसका जीएम कैलकुलेट करना है। इस लाइन से इतना पता चल रहा है। तो मैंने दो वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई, उसमें कुछ वैल्यूज पुट किए, अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 100 400, 8 इंटू 1000 8000। ठीक है, 8000 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करने बोला है? इसका जीएम कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग जीएम ऑफ जेड कैलकुलेट करते हैं। तो जीएम ऑफ जेड कैलकुलेट करते हैं, 20 इंटू 400 इंटू 8
1000 टू दी पावर 1/3, ठीक है, टू दी पावर 1/3 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64, यानी 4 into 4 into 4, ये देखो 4 into 4 into 4, ठीक है, 64 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 60 है, तो 4000 टू दी पावर, नहीं ऐसे कर लेते हैं, 64, ये लिख लेते हैं 64 इंटू, ऐसे कर लेते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 इंटू, ये हो जाएगा 1000 टू दी पावर 1/3, 1000 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, वही हो रहा है 1000 into 1000, चेक कर लेते हैं। 10 लाख, क्या ये 10 लाख ही है, 10, हाँ 10 लाख है, हो गया। तो ये हो गया 4 into 1000, तो 4000, ठीक है। ये 400 होगा आई थिंक, कुछ तो गलत हो गया। 4 2 जा 8, 8 जा 64, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros। मैम 400 होएगा। 400 होगा ना, ये फिर कितना होगा, ये 3 जीरो नहीं होगा, ये 100 का क्यूब होगा ना, 100 का क्यूब होगा। हाँ इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पर 100 हो गया, तो 400, ये जीएम कैलकुलेट हो गया जेड का। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है यहाँ पर, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, ये जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, दैट इज इफ जेड इक्वल टू एक्स वाई, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, जेड इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा अगर होता है, देन जीएम ऑफ जेड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वल जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई होगा। तो ठीक है, जीएम ऑफ एक्स और जीएम ऑफ वाई कैलकुलेट करते, जीएम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये वाला 2 4 8 टू दी पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 जा 64 टू दी पावर 1/3, यानी 4 का क्यूब, तो ये 4 हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और जीएम ऑफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 100 और 1000 टू दी पावर 1/3, तीन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर 1/3, मतलब वही 100 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो ये 100 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि अगर z इक्वल टू एक्स इंटू वाई हम लोग करते हैं, तो जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, अरे अरे सॉरी, गलती से मैंने तो ये कर दिया, हाँ ठीक है चलो है। तो जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर पीछे लिख लेते हैं, जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई इक्वल टू जीएम ऑफ जेड, है ना। ये बोला है, देखो यहाँ पर जीएम ऑफ एक्स, जीएम ऑफ वाई, जीएम ऑफ जेड। अब लिख लेते हैं, देख देख के, जीएम ऑफ एक्स कितना आया, ये रहा 4, जीएम ऑफ वाई आया 100, ठीक है, जीएम ऑफ वाई आया 100। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 400, जो कि जीएम ऑफ जेड है, ठीक हुआ है, ठीक है। यही चीज बोल रहा है कि इसका प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि अगर हम लोग दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक एक्स एक वाई, उसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कर लिए, अब मल्टीप्लीकेशन करने पे जो नया वेरिएबल जेड रेडी हुआ, ठीक है, उसका जीएम और इंडिविजुअली ये दोनों का जीएम का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा। सिमिलर डिवाइडेशन पे भी है, ये देखो, जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स का रेशियोज करेंगे ऑफ जीएम
डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो ये हो जाएगा, ठीक है, जीएम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जीएम ऑफ वाई इक्वल टू जीएम ऑफ जेड हो जाएगा। ये भी चेक करके देखते हैं, ठीक है, ये देखो इस तरह से चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग z इक्वल टू एक्स बाई वाई लिखते हैं, ठीक है, ये इनटू पे अप्लाई हो रहा है, सेम कंसेप्ट डिवाइड पे भी अप्लाई होगा, ऐसा बोल रखा है। तो z इक्वल टू एक्स बाई वाई मतलब 2/10, पहला वाला 2/10, उसके बाद 4/100 और उसके बाद 8/1000, ठीक है। अब हम लोग को जीएम ऑफ एक्स और जीएम ऑफ वाई ये तो पता ही है, क्योंकि डिवाइड मतलब फॉर्मूला क्या रखना है हम लोग को, फॉर्मूला इस तरह से रखना है, यहाँ पर दिखाते हैं कि जीएम ऑफ z इक्वल टू जीएम ऑफ x और जीएम ऑफ y होगा, ठीक है, जीएम ऑफ y होगा। ये हम लोग चेक कर लेते हैं, जीएम ऑफ x ये देखो ये लिख रखा है, ठीक है, ये रेशियो, तो जीएम ऑफ x हमें पता है, लिख लेते हैं, जीएम ऑफ x हम लोग का है ये वैल्यू 4, ठीक है, और y है 100, ये 4 और ये 100, इतना होना चाहिए। तो जीएम ऑफ z जो है इतना होना चाहिए। चेक करते हैं जीएम ऑफ जो z है इतना होगा कि नहीं। तो z का जीएम कैसे कैलकुलेट करें, 2/10 इंटू 4/100 इंटू 8/1000, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन टू दी पावर जितने सारे ऑब्जर्वेशन है 1/3, चेक करते हैं कितना होगा। तो 4 2 8 8 64 और ये हो गया 10 और यहाँ पर वही 10 लाख है ना, 10 लाख हो गया। तो 4 टू दी पावर 3 और 1000 टू दी पावर 100 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब इंडिसेस में जैसे सॉल्व करते हैं तो 4/100 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 ये कैंसिल हो गया, तो 4/100 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4/100 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, 25 होगा, 25 हो जाएगा, 1/25, ठीक है। देखो प्रूव हो गया। यही हम लोग को समझना था कि अगर हम लोग कोई भी दो वेरिएबल्स लेते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इंडिविजुअली उन दोनों वेरिएबल का जीएम कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेट करते हैं तो ये सेटिस्फाई होगा, अगर डिवाइडेशन होगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, रेशियो अगर होगा तो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जीएम एक क्वेश्चन दिया था 3 6 और 12 का कैसे जीएम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम लोग इंटू 1/3 ये 3 हो जाएगा है ना, ये 18 और ये 12 है। अच्छा 18 इंटू 12 216 200 216 होल टू दी पावर 1/3, 6 टू दी पावर 3 में 216 होता है, तो ये आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। ये वाला मैंने बता दिया, ये जो था एफ फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए ये मैंने बता दिया 233, ये पहले ही बता दिया था। अब हम लोग करेंगे, देखो जियोमेट्रिक मीन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग करेंगे हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होगा देखो, अच्छा हार्मोनिक मीन में क्या बोला है पहले पढ़ लेते। फॉर ए गिवन सेट ऑफ, अब यहाँ पर दे रखा है नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मतलब यहाँ पर जीरो होने से नहीं चलेगा, जैसे वहां नेगेटिव नहीं चलेगा, जीरो चलता। जीरो में देखो जैसे जियोमेट्रिक मीन में मान लो ऑब्जर्वेशन है 2 4 और 0, क्या ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आंसर कुछ वैल्यूज नहीं आएंगे वो बात अलग है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 0 टू दी पावर 1/3 0 होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव का कोई रूट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि जीरो एज ए ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं ले सकते, ऐसा क्यों बोला है, पहले हार्मोनिक मीन समझ लेंगे तो पता चल जाएगा। जीरो को एज ए ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, यहाँ पर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पढ़ते हैं फिर से, हार्मोनिक मीन को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इस चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन एक बार यहाँ पर लिखते हैं तो समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही बोला था, एक बार देख लेते, रेसिप्रोकल ऑफ द, हाँ, ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब इस लाइन से ही हम लोग पूरा फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन,
एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा, ये तो समझ में आ रहा है। और एरिथमेटिक मीन किस चीज का करेंगे, मतलब एरिथमेटिक मीन तो पता है कैसे किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, बट वो ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसे हम लोग पहले इस साइड से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहले हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा किसी भी तरह का, कोई भी मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी कैलकुलेट करे, हार्मोनिक मीन करे, जियोमेट्रिक मीन करे, मीडियन करे, मोड करे, एरिथमेटिक मीन करे, ऑब्जर्वेशन हमें हमेशा चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसा ऑब्जर्वेशन चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे हम यहाँ पर एक वैल्यू ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन है सपोज 5, 8 और 12, ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्वेशंस ले लिया। अब हमें रेसिप्रोकल करना है, इस ऑब्जर्वेशन का हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल। तो स्टेप 1 हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल, जैसे बोला है क्वेश्चन में, मतलब जैसे हमें यहाँ पर डिफाइन किया गया, रेसिप्रोकल करो 1/5, ठीक है, 8 का 1/8 हो जाएगा, 12 का 1/12 हो गया रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब क्या करना है, एरिथमेटिक मीन करना है ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो कर चुके हैं, ये स्टेप 1 में हम लोग ये कर चुके हैं। स्टेप 2 हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ये स्टेप 1 का। तो स्टेप 1 का एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 2, यहाँ पर एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। एरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट होता है, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हम लोग को पता है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, तो नंबर्स कितने हैं 1 2 3, 3 नंबर्स है तो 3 कर दिया। और स्टेप 1 में देखो फिर क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेप 2, ठीक है, पहले स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करो, स्टेप 2 एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, स्टेप 1 का कर लिया। अब बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेप 2, ठीक है, ये है स्टेप 3। स्टेप 3 में बोल रहा है स्टेप 2 में जो भी लिखे हो उसका रेसिप्रोकल करो, ठीक है। तो स्टेप 3 हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टेप 3 क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है जो भी हम लोगों ने स्टेप 2 में लिखा है। तो रेसिप्रोकल, ओ अच्छा नीचे जगह था, स्टेप 3 क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया। अभी सॉल्व नहीं किया है मैंने, ठीक है, सॉल्व एकदम लास्ट में करेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हार्मोनिक मीन को कैसे लिखना है। तो कैसे हार्मोनिक मीन को हमें परफॉर्म करना है, पहले कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दिया हुआ रहे, हमें उसका रेसिप्रोकल करना है, फिर हम लोग उसका एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यही है कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर यही चीज को डिफाइन किया गया है। हार्मोनिक मीन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, 5 8 और 12, 5 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 8 और 12, 120, ये हो गया 24, और ये हो जाएगा 15, और ये हो गया 10। तो 3 डिवाइडेड बाई 50 हो रहा है ये, नहीं 50 नहीं, 49 हो रहा है, 49 हो रहा है, 49 डिवाइडेड बाई 120, तो 3 into 120 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो ये जो फॉर्मूला बनाया है ना, H इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ 1/x, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन, ये 3 क्या है, हाउ मेनी नंबर्स के वजह से 3 लिखा था, दैट इज एन हो गया, डिवाइड, तो डिवाइड है, डिवाइड लिखो। अब यहाँ पर क्या बोला है, सिग्मा मतलब समेशन, ये देखो समेशन तो हुआ है, सिग्मा तो हुआ है, किस चीज का टोटल हुआ है, 1/x का, 1/x का ही हुआ है, 1/5, 1/8, 1/12, ये तो सब 1/x है ना, ये सब क्या था, ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, इसका हम लोगों ने क्या किया, 1/x1, 1/x2, 1/x3, ठीक है। फिर ये क्या कर दिया हम लोगों ने, सिग्मा ऑफ 1/x1, 1/x2 और 1/x3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया n, फिर यहाँ पर रिवर्स कर दिया n, सिग्मा ऑफ 1/xi लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे 1/xi, देखो xi, ठीक है, xi मतलब x1 x2 x3, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो फिर से पढ़ लेते, फॉर ए सेट ऑफ गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो बताते हैं क्यों जीरो नहीं होगा, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये चीज तो मैंने लिख के ही समझाया पूरे कंसेप्ट से। सो इफ द वेरिएबल एक्स एज्यूम से
n नॉन जीरो वैल्यूज तभी हार्मोनिक मीन फाइंड आउट हो सकता है, ऐसे बोल रहा है। तो नॉन जीरो क्यों होना जरूरी है, मैंडेटरी क्यों है कि नॉन जीरो ही हो? मैंडेटरी इसीलिए है, सपोज यहाँ पर हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, यही वाला वैल्यूज ले लेते हैं, देखो 5 8 और 12, इसके जगह ले लेते हैं 5 8 और 0, ठीक है। तो अगर एच एम कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप 1 में हमें इसका रिवर्स करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना है। तो स्टेप 1 हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, और जैसे ही हम लोगों ने 1/0 किया ना, ये अनडिफाइंड डेटा हो जाता है। 1/0 करने पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। देखो 0 का 1/0 कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में हमें ये सबका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हम लोग मतलब एरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा। फिर इस एरिथमेटिक मीन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, कर लेते हैं रिवर्स, 1/5 1/8 1/0। बट प्रॉब्लम कहां पर होगा, जब हम लोग 5 8 और 0 का एलसीएम करके सॉल्व करेंगे, नहीं होगा, बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड। ये देख लो 1 डिवाइडेड बाई 0, देखो क्या लिख रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। कभी भी कोई वैल्यू को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से, ये तुम लोग को वैसे ही पता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। हार्मोनिक मीन में नॉन जीरो वैल्यूज नहीं होगा तो हार्मोनिक मीन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं हार्मोनिक मीन ओनली फॉर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, ओनली फॉर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड है ना, तो ये सब आ जाता है। तो नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस हो गया। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे होगा ये भी हम दिखा देते हैं फॉर्मूला लिख के। ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी यानी वहां पर एक एफ आ जाएगा, तो वहां पर हार्मोनिक मीन का वैल्यू हो जाएगा, ये देखो कैसे लिखा है, कैपिटल एन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऑल्ट और देके लिख देते हैं सिग्मा ऑफ एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर 1/x था, F/F(i)/xi। इसका भी एक एग्जाम्पल देके समझा देते, देखते कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो। ये देखो यहाँ पर एक फाइंड एम बोला है, 4 6 और 10, शायद मैंने यही वाला फाइंड आउट करके दिखाया। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ये वाला हम लोग कर सकते हैं। 4 6 और 10, इसका अगर एच एम कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। रिवर्स करने के बाद हम लोग इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1 4 1 6 1/10। ये समझाने के लिए किया था। अगर तुम लोग इजीली याद रख सकते हो तो सिंपल सा बात है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, ठीक है। लेकिन ये जो है फॉर मतलब वहां पर जो डेफिनेशन था उसको समझाने के लिए मैंने इस तरह से समझाया, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट ये कर सकते हो, ठीक है, कि 3 ऑब्जर्वेशन है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो है रिवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया है इन लोगों ने, देखो सॉल्व कैसे किया है, 4 6 और 10 इन लोगों ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, मतलब कैलकुलेटर में इसका वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया है। तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर 5.77 मतलब ऑप्शन अगर पॉइंट में है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, और अगर पॉइंट में नहीं है तब तो हमें एलसीएम करके ही करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कैसा आंसर है। तो 1/4 मतलब देख लो कितना होता है, 1/4, ये देखो 0.25। अच्छा 1/6, 1/6 0.166 मतलब 0.17, 0.25, और 1/10 मतलब 0.10, ये सब टोटल कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0.25 0.17 प्लस 0.10, तो ये हो गया 0.52, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 0.52 चेक कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 0.52, देखो 5.76, ठीक है, 769 है तो 77 ले लिया है, हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो मैंने बोला कि एक एग्जांपल से समझा देंगे, अगर ग्रुप्ड डेटा है तो उसमें कैसे होगा, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैट में जो एग्जांपल है, एक्स का वैल्यू है 2 4 8 16, एक्स का वैल्यू है 2 4 8 और 16, फ्रीक्वेंसी यानी एफ, एफ का वैल्यू है 2332, 2332
2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हम लोग को पता है कि हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, कि हार्मोनिक मीन का मतलब है पहले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर करते हैं, डायरेक्ट करने से क्या हो जाता है, डायरेक्ट करने से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, एन का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन मतलब सिग्मा ऑफ एफ, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, 2 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 8 3 टाइम्स है, 16 2 टाइम्स है। मतलब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 + 3 5, 5 + 5 10 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और ऐड करना पड़ेगा रिवर्स को। ठीक है, रिवर्स क्या है, 2 का रिवर्स 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 तो 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद ऐड, सिग्मा है तो ऐड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, फिर 3 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब अगर हम लोग इसका वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ये देखो 2 4 8 16, 2 4 8 16, इसका एलसीएम कर लेते हैं। 16 16 2 हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8, 8 + 12 20, 20 + 16 36/16, तो 10 × 16/36, 40/9। देखते हैं किस तरह से आंसर दिया है, 40/9। ठीक है, 40/9 को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 40/9 पॉइंट में आंसर दे रखा है ना, 4.44, हाँ वही है 4.44। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, तो डायरेक्टली याद कर लो तो इजीली मतलब हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगा। इसमें तो इजीली हो जाता है, इसमें क्या होगा, 2 का 1/2, लेकिन 1/2 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 2 अगर 2 टाइम्स है तो 1/2 भी 2 टाइम्स है ना, तो 2 दी पावर हो रहा है। ये देखो, ये एक्चुअली क्यों इसमें एफ यहाँ ऊपर आ जा रहा है, देखो 2 का रिवर्स 1/2, तो 2 2 टाइम्स है, मतलब 2 टू दी पावर 2, 1/2 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब इस तरह से होगा, उसमें 2 दी पावर 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से एफ लिखने से ही हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हार्मोनिक मीन। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन का प्रॉपर्टीज देखो, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, देन द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो के। अगर हम लोग कोई कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं तो उसका हार्मोनिक मीन वही कांस्टेंट वेरिएबल ही आएगा। एक बार देख लेते हैं प्रूव करके कि ये सही हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एच, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एच एम, यहाँ पर सपोज हम लोग ले लेते हैं 10 10 10। ठीक है, ये 10 10 10, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे एच एम, देखते हैं क्या 10 ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन, देन द आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो द कांस्टेंट। ठीक है, तो 1/10 1/10 1/10, क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स डिवाइडेड बाय रिवर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर 10 10 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया 3, 3 × 10/3, 3 3 कैंसिल, 10 हो गया, तो वही के। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, के = 10 लिया था, वही आ गया। तो देखो प्रॉपर्टी वही बोल रहा है, ऑल ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, देन द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर देखो, जैसे हम लोगों ने कंबाइंड एरिथमेटिक मीन पढ़ा था, उसी तरह से अगर दो ग्रुप है n1 और n2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब ग्रुप मान लो एक मेल ग्रुप है, फीमेल ग्रुप है, क्लास 9 क्लास 10, इस तरह से अगर दो ग्रुप में कुछ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड किया गया है तो उसका हार्मोनिक मीन इस तरह से निकलता है, h1 और h2 इंडिविजुअली। ठीक है, और एक कंबाइंडली कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, कंबाइंडली इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लो, कंबाइन कंबाइन एच एम इक्वल टू n1 + n2, जैसे हम लोग ऊपर n लिख रहे हैं तो n1 + n2 डिवाइडेड बाय n1 h1 प्लस n2 h2। ठीक है, ये हो जाएगा।
मैंने अरिथमेटिक मीन तो तुम लोग को समझाया ही था, कंबाइन वाला किस तरह से होगा, सेम उसी तरह से ये वाला भी होगा। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल अगर रहेगा तो हम दिखा दें, कुछ एग्जाम्पल तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं उतना, क्योंकि मैंने वैसे भी तुम लोग को अरिथमेटिक मीन का तो बताया ही था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों बना के। ठीक है, किस तरह से होगा। अच्छा, अब देखो रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, ये वाला बता देते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम। देखो नॉर्मली क्या होगा, अगर इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर सेम और कांस्टेंट, देन एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम। समझाते हैं। देखो अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, लाइक मान लो 10 10 10, ठीक है, इससे अगर एम फाइंड आउट करोगे, जीएम फाइंड आउट करोगे, एचएम फाइंड आउट करोगे, वो सेम होगा। जैसे अभी अभी एचएम तो फाइंड आउट करके दिखाया ही मैंने। ठीक है, 10 होगा। एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, 10 प्लस 10 प्लस 10, 30/3, 10 हो गया। जीएम फाइंड आउट करो, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, टू दी पावर 1/3 यानी 10। ठीक है, तो सेम हो गया ना, देखो सेम हो गया। तो अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम या कांस्टेंट बोलो, ऐसा अगर है तो अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का वैल्यूज इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो, इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, आर डिस्टिंक्ट मतलब अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग होता है, देन ऑलवेज एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन होता है, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है। ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसे करते, 2 2 और 4, ये दो ऑब्जर्वेशन ले लिया, 2 प्लस 4 एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, 6/2 ये हो गया 3, ये मैंने ए एम कैलकुलेट कर रही है। सेम ऑब्जर्वेशन से जीएम कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 4 टू दी पावर हाफ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 टू दी पावर, ये हो गया 8, 8 मतलब 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3/2। ठीक है, 2 टू दी पावर 3/2 हार्मोनिक मीन। तो 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब ये पता ही चल रहा है कि ये कितना है, ये 3 से तो कम ही होगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 3/2। और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेते, 2 डिवाइडेड बाई 1/2 और 1/4, चेक कर लो कितना होगा। मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3/4, यानी कि 2 इंटू 4/3, 8/3। तो 8/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 8/3, 2.66। ठीक है, 2.66 मतलब 3 से कम। ठीक है, अच्छा, और ये 2 टू दी पावर 3/2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब कितना होगा, ये देख लेते हैं ना। 3/2, 3/2 1.5। ठीक है, 2 टू दी पावर 1.5, तो 2 टू दी पावर 1.5 मतलब 2 टू दी पावर एक बार हो गया, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, 2 टू दी पावर 1.5 मतलब 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0.5 मतलब 5/10 मतलब हाफ, 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2, चेक कर लेते हैं, रूट ओवर ऑफ 2, 2 रूट इंटू 2, तो ये 2.8 हो गया। देखो 2.8 आ जाएगा। ठीक है, 2.8 मतलब 3 सबसे ज्यादा, फिर उससे थोड़ा सा कम 2.8, उससे थोड़ा कम 2.6। मतलब ये मैंने जो समझाने के लिए बोला, ऐसे ही रैंडमली के एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, थोड़ा और भी बेटर एग्जांपल लेने से और भी मतलब इजीली सॉल्व हो सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू एम होता है, आफ्टर दैट जीएम होता है, आफ्टर दैट एचएम होता है। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों से कंबाइनली ये बोल सकते हैं, देन कंबाइन करते हैं दोनों कंसेप्ट को।
कंबाइंडली हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंबाइंडली हम लोग बोल सकते हैं कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, है ना। AM GM HM इक्वल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी होगा अगर सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल है। AM ग्रेटर GM ग्रेटर HM तब होगा अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है। मतलब कंबाइनली बोल सकते हैं कि AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। ठीक है, ये बता दिया। अब इससे एक क्वेश्चन भी दिया है, कंप्यूट AM GM HM फॉर द नंबर 6, 8, 12 और 36। इससे एम जी एम एच एम, अच्छा देखो मेरा एग्जांपल यहाँ से बेटर हो जाता है, यहाँ देखने से। देखो 6, 8 और 12 और 36 का एम कैलकुलेट किया, सब ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, 4 नंबर से 15.50। जीएम कैसे कैलकुलेट किया, 6, 8, 12, 36। तो ये देखो 6 मतलब 2 इंटू 3, 8 मतलब 2 टू दी पावर 3 और 12 मतलब 2 इंटू 3 और 36 मतलब 2 टू दी पावर यानी 32 होता है। 32 इंटू, नहीं 36 हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 कितना सारा हो गया, 1, 3 + 1 4, 5, 6, 7, 8 यानी 2 टू दी पावर 8 और 3 कितने बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4। ठीक है, होल टू दी पावर 1/4। अब ये 1/4 2 टू दी पावर 8 और इंटू 1/4, तो यानी 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 4 1/4 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। अब इसका भी कैलकुलेशन किया, 9.393 आया। तो ये देखो AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, ये भी प्रूव हो सकता है। यहाँ से भी, यहाँ पर बोला था इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए तीनों डेटा, तीनों AM HM GM। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है, देखो वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। हेडिंग करते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों का इंपॉर्टेंस जो है सारे ऑब्जर्वेशन का सेम नहीं होता है। ठीक है, importance when importance of all observation is not same। मतलब जैसे देखो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है फाइनल। ठीक है, अब मान लो कोई भी एक क्लास में, ठीक है, मान लो स्कूल हो कॉलेज हो, ठीक है, कोई भी क्लास में मान लो ऐसे क्लास टेस्ट लिया जाता है। पहले 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम लिया जाता है। फर्स्ट है क्लास टेस्ट, ठीक है। सेकेंड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिड टर्म टेस्ट, ठीक है, मिड टर्म लिया जाएगा। और फाइनली हो जाएगा फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में देखो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या होता है, फाइनल एग्जाम। उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट मिड टर्म और क्लास टेस्ट, थोड़ा सा कम। मतलब ऐसा ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मली ये ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी सबके एज ए स्टूडेंट सारा चीजें तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट ये होता है फाइनल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब मान लो क्लास टेस्ट में किसी को मिला है 80% फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब क्लास टेस्ट हुआ, फर्स्ट क्लास टेस्ट में मिला है 80%, सेकेंड बार मिला 70, क्योंकि क्लास टेस्ट जो है रैंडमली बहुत सारा हो सकता है, 75%, उसके बाद 81%, उसके बाद 68%। ठीक है, 80, 75, 81, 68 और नेक्स्ट आया मान लो 70%, फिर आ गया 82% और 7, नहीं इतने सारे जरूरत नहीं है, छोड़ो, ये कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर हो गया 70% तक। ठीक है, मिड टर्म में मान लो उसी स्टूडेंट को मिला है 82%। ठीक है, क्लास टेस्ट कितना बार हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स क्लास टेस्ट हुआ, ये हो गया परफॉर्मेंस चार्ट। ठीक है, और मिड टर्म में 82% आया और फाइनली आया 79
5%, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंस देखें तो कोई एक स्टूडेंट के लिए फाइनल एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या ये एग्जाम के लिए वो खुद को प्रिपेयर नहीं करता है? करता है ना, कि उसे पता है ठीक है क्लास टेस्ट जो है अच्छे से देंगे तो मिड टर्म अच्छा होगा तो फाइनल अच्छा होगा, तो उस हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस देता है। तो मान लो क्लास टेस्ट का वेटेज है 5%, मतलब इंपॉर्टेंस है किसी एक स्टूडेंट के लिए अगर 5%, तो ये जो वेटेज है ये मिड टर्म के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 25% है, ठीक है। मिड टर्म के लिए किसी एक स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस हो जाता है 25% ओवरऑल, ठीक है। और फाइनल के लिए हो जाएगा 25%। तो देखो टोटल 100% हो गया। 25 50, सॉरी ये 50% होगा तब तो 100 होगा ना। ये 50%, 50 और ये हो गया ये 15 हो जाना चाहिए, चेक करते हैं। फिर 100 हो जा रहा है, देखो तो 15, 25 और 50, नहीं 100 नहीं हो रहा है, 90 हो रहा है ना। ये 20% होगा फिर। 5 और 25 पहले ऐड कर लेते हैं। 5 + 25 ये हो गया 30, 30 और ये 70% कर देते, हो गया 100, ठीक है। जस्ट मुझे तो एक एग्जाम्पल ही सेटअप करना है। तो यहाँ पर हो गया देखो टोटल 100%, ठीक है, टोटल 100% हो जाएगा। तो ये मान लो कि इस तरह से इनका 100% जो है वेटेज ये दे रहे हैं अपने क्लास टेस्ट का, मिड टर्म का, फाइनल का, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, अगर सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते वो कुछ इस तरह से होता, एट मतलब कितना परसेंटेज आया, 80, 75, 81, 68, ठीक है, 70, 82 और 79, और कितने टाइम एग्जाम दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। तो इसका एवरेज करने से कुछ एक वैल्यू आ जाएगा, अभी हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देख लेते, फिर भी 80, एक बार चेक करवा देते हैं। 80, 75 वैल्यू का वैसे जरूरत नहीं है हमें समझने से, मतलब है 68, 70 कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। 535 डिवाइडेड बाई 7, 535 डिवाइडेड बाई 7, 76.42 ऐसे आ रहा है, ठीक है, 76.42% आ रहा है। ये हो गया नॉर्मल एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये मैंने वेटेड एवरेज लिखा है कि पहले 80% का वेटेज कितना है 5%, मतलब 80% इंटू 5%, ठीक है। आफ्टर दैट ये 75 का वेटेज लग जाएगा 5%, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट करके यहाँ पर 82 का हो जाएगा 25%, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है फाइनल वाला 79 का हो जाएगा 70%, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से वेटेज हो जाएगा और यहाँ पर टोटल वेट हो जाएगा 100%, ठीक है। टोटल वेट हो जाएगा 100%, 5 + 25 + 70, 100% हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करना मैंडेटरी नहीं है, जस्ट समझने से मतलब है। तो ये हो गया वेटेड एवरेज, जहां पर हम लोगों का सारे ऑब्जर्वेशंस का जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है, वहां पर ये चीज यूज होता है। अब देखो, when the observation under consideration have a hierarchical order of importance, मतलब इंपॉर्टेंस का एक ऑर्डर है, ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट, ये उससे थोड़ा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हायरार्की बेसिस पे इंपॉर्टेंस हम लोग अगर डिवाइड कर पाते, वी टेक रिकोर्स टू कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज, तब हमें वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीजों को उसका वेटेज जो है हायरार्किकल वे से दे सकते हैं, विच कुड बी आइदर वेटेड एरिथमेटिक मीन और वेटेड जियोमेट्रिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन। तो हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंसेप्ट कि हमें हार्मोनिक मीन करना है कि जो जियोमेट्रिक या फिर एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये भी हम लोग समझेंगे कि कब हमें कौन सा मीन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेटेड एवरेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिथमेटिक मीन का ही होता है, ठीक है। वेटेड मीन जो है वो जियोमेट्रिक का भी होता है, हार्मोनिक का भी होता है, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला जो है लिखवा देते हैं, इसका फॉर्मूला अब हम बता देते हैं, ये तो कंसेप्ट बता दिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, वेटेड एवरेज मीन। तो वेटेड क्या हो जाएगा, WI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ WI, ठीक है। W क्या है, W है वेट, ठीक है।
अगर तुम लोग को मेरा ये एग्जाम्पल याद रहे ना, डेटा का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल याद रहने से ही तुम लोग फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रख पाओगे। डब्ल्यू का मतलब वेट, ये सब वेट था 5, 25 और 70, हम लोगों ने इसका टोटल ही तो लिखना है। और डब्ल्यू आई एक्स आई मतलब ये डब्ल्यू आई एक्स आई, ये एक्स आई एक्स मतलब ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये x7 है, डॉट डॉट करके इस तरह से ना। तो यही चीज तो हम लोगों ने यहाँ पर किया, मल्टीप्लाई किया, फिर उसका सिग्मा यानी समेशन किया। तो ये हो गया वेटेड एरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये हो गया वेटेड एरिथमेटिक मीन। अब वेटेड जियोमेट्रिक मीन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेटेड जियोमेट्रिक मीन का मतलब, जियोमेट्रिक मीन का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई करो, तो x1 x2 डॉट डॉट करके xn। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी का देखे थे तो पावर में f था, अभी f की जगह हम लोग बोलेंगे वेट, तो W1 W2 डॉट डॉट करके WN हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टू दी पावर क्या होता था? फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो उसकी जगह बोलेंगे WI। ठीक है, WI। अब हम लोग इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला पाई लिख के। ठीक है, पाई XI। ठीक है, टू दी पावर WI। समझाते हैं ये क्या लिखा है मैंने, 1/σ WI, ये जैसा था वैसा ही लिखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसके जगह वेट का टोटल। पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। जैसे सिग्मा मतलब समेशन होता है ना, वैसे पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं किसका? XI WI, XI WI का प्रोडक्ट कर रहे हैं। XI WI कब तक चलेगा? आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू 1 2 3 4 करके एन डॉट डॉट करके एन तक जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो पाई से हम लोग लिख सकते हैं जियोमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन कैसे होगा? वेटेड हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कैसे हो जाएगा? सेम जैसे हम लोग का फ्रीक्वेंसी वाला होता था, ये देखो, जैसे हम लोग का फ्रीक्वेंसी वाला होता था, ये रहा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, यहाँ पर एफ के जगह डब्ल्यू लिख दो बस, और कुछ नहीं, एफ के जगह डब्ल्यू लिखेंगे। हो गया। ठीक है, सिग्मा ऑफ WI डिवाइडेड बाई XI। ये इस तरह से देते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है पूरा का टोटल होता है। ठीक है, अच्छा, अब अब अगर एक क्वेश्चन दे दे कि एरिथमेटिक मीन, अगर मीन कैलकुलेट करने बोले तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? ये जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि MCQ में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, ये प्रूव है, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखो, अगर हमें क्वेश्चन में बोल दे कि एरिथमेटिक मीन भी नहीं बोला है, सपोज जियोमेट्रिक मीन भी नहीं बोला है, हार्मोनिक मीन भी, इंडिविजुअली कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है कि सिर्फ कैलकुलेट मीन। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि मीन कैलकुलेट करो, ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, अगर स्पेसिफिकली बोल दे तो हम लोग जो बोला है वही कैलकुलेट करेंगे। अगर स्पेसिफिकली ना बोल के कुछ लैंग्वेज बता दे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जियोमेट्रिक मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो। ठीक है, रेशियो में कुछ फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में कुछ फाइंड आउट करना है, देन हम लोग जीएम का यूज करते हैं। अच्छा, हार्मोनिक मीन का कब यूज करते हैं? इन केस ऑफ रेट्स, स्पीड। ठीक है, स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड का एवरेज, रेट्स का एवरेज, तो हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ऑल अदर केसेस, बाकी सारे केसेस में एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ऑलवेज फॉलो एरिथमेटिक मीन। ठीक है, साइलेंट मतलब ये सब इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जीएम कैलकुलेट करना है कि एचएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर कुछ बोला था क्या इसके बारे में? नहीं, कुछ बोला नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इतने सारे जो है एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जो है मोड मीडियन सारा ही देखा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जनरल रिव्यू ऑफ द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेस्ट कौन सा, मतलब इनका एक कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले कंपेयर करके हमें देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट है, लेकिन उसका क्राइटेरिया भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सा मीन, मतलब एरिथमेटिक हो, जियोमेट्रिक हो, हार्मोनिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्राइटेरिया क्या है, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग ये बताएंगे कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, और बेटर कौन सा है। तो क्राइटेरिया देखो क्या क्या है। एरिथमेटिक मीन वही वाला बेस्ट होता है जिसमें देखो इट शुड बी
प्रॉपरली वही अरिथमेटिक मीन, ठीक है, सॉरी वही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड होगा जिसे हम लोग प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, it should be easy to comprehend. It should be simple to compute. इजीली इसे हम लोग कंप्यूट कर पाए, ठीक है, ये इजी टू कंप्रीहेंड हो, ठीक है, इजीली समझ में आ जाए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलेगा, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेसिस करके ही इसका वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड बी इट शुड हैव सर्टेन desirable mathematical properties। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होने चाहिए। 6th नंबर, इट शुड बी लीस्ट affected by the presence of extreme observations। तो फीचर्स तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है, क्राइटेरिया मैंने लिखवा दिया। अब इस क्राइटेरिया पे बेस करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन से मतलब जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो बेस्ड है। देखो, आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, लाइक AM, ठीक है, GM, HM, मीडियन, मोड, ठीक है, ये 5 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू हैव अ रिव्यू ऑफ दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी so far as the relative merits and demerits are concerned on the basis of the requisites of an ideal measures of central tendency which we have already mentioned in section 14.1.2। समझाते हैं ये क्या बोल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग अब ऐसे पोजीशन पे आ चुके हैं जहां पर हम लोग रिव्यू करके देख सकते हैं कि कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है, ठीक है। लेकिन मेरिट्स डीमेरिट्स जो है वो कैसे समझ में आएगा, हम लोग को देखना है कि जो आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होने का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इन सब में कौन वो फुलफिल कर पा रहा है, जो मेंशन किया गया है सेक्शन 14.1.2 में। तो सेक्शन 14.1.2 में जो मेंशन किया गया है वही मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, क्योंकि लिखने से याद रहेगा। ये देखो 14.1.2, ये तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। 14.1.2 मतलब आगे है, शायद दिखा देते, तुम लोग बुक से भी देख सकते हो। क्या आगे होगा 14 पॉइंट, ये रहा, ये देखो, क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, ये वाला, ये देखो, ये 7 क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम लोग, ये मैंने लिखवा दिया है ताकि सिर्फ कॉपी देख के जाने से एग्जाम में तुम लोग का काम हो जाएगा। अब देखो, बाकी यहाँ से जो भी पढ़ा रहे वो थोड़ा सा तुम लोग पॉइंट आउट करो, ये बुक से देखना पड़ेगा, इतना लिखवाएंगे तो फालतू में टाइम जाएगा। द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली इज एरिथमेटिक मीन। तो बेस्ट किसे बोला गया है, एरिथमेटिक मीन। तो ये छोटा छोटा पॉइंट हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो पहले हम लोग एरिथमेटिक मीन के बारे में लिखेंगे। एरिथमेटिक मीन जो है ये हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन का हम पूरा जिस्ट करवा देते हैं, ठीक है, इसका मेरिट्स डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये जो है ये है बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैंने शॉर्टकट में लिखवा दिया। एरिथमेटिक मीन जो है वो बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अगर एमसीक्यू में आए तो तुम लोग को एम ही लिखना पड़ेगा यूजुअली। क्यों, इट इज रिजिडली डिफाइंड, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये डिफाइंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलता है, इजी टू कंप्रीहेंड है, सिंपल टू कैलकुलेट है, एंड एमेनेबल टू
मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, समझाते हैं। रिजिडली डिफाइन है, इसको हम लोग रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसका एक डेफिनेशन है, ठीक है। और ये सारे देखो, अब ये रिजिडली क्योंकि डिफाइन है तो ये पहला क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। अनएम्बिगुअसली डिफाइंड यानी रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, ये समझने में इजी है, कैलकुलेट करने में इजी है, ये सारा पॉइंट वहां पर बोल रखा है, तो ये कैलकुलेट करने में ऑब्वियसली बहुत इजी है, क्योंकि बाकी सब में देखो टाइम लगता है। हार्मोनिक मीन देख लो, जियोमेट्रिक मीन देख लो, ठीक है, अच्छा मोड देख लो, लेकिन एरिथमेटिक मीन जो है वो जल्दी से कैलकुलेट होता है। वैसे मोड में कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, आगे पढ़ेंगे देखो, ठीक है। तो ये अगर बाकी मीन से कंपेयर करो, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, तो उससे काफी आसान है ये कैलकुलेशन करना। और ये सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करता है, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को, जैसे यहाँ पर बोला है ना ऑल ऑब्जर्वेशन, ये समझते, जैसे मान लो 2, 5 और यहाँ पर 3, ठीक है। 3 नहीं, इसको कर लेते हैं 5, ठीक है, 5 ही कर लेते हैं। अब 2 + 5 + 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 12/3, ये हो गया 4, ठीक है। तो सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके इसका आंसर आ गया, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके इसका आंसर आ गया। ये ऐसे इसीलिए बोल रहा है क्योंकि देखो, अगर मीडियन होता ना, जैसे मान लो अगर मीडियन होता, ये हम ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये 8 कर देते हैं, ठीक है, ये 8 कर देते हैं, ये 15 हो गया, ये 5 हो जाएगा। अगर यही वाला हम लोगों का, इससे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उसी पैटर्न में दिया है, तो आंसर क्या आ जाता, 5, ठीक है। तो वो सारे ऑब्जर्वेशन को बेस नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वाले ऑब्जर्वेशन को बेस करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, ये एक पोजिशनल वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पर एरिथमेटिक मीन जो है वो सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। वही चीज बोल रहा है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कंप्रीहेंड, इजी टू कंप्रीहेंड है, सिंपल टू कैलकुलेट है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, समेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, मतलब ये वाला मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ना, समेशन एक्स बाय एन, ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, however however am has one drawback, ठीक है, am का एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है, इन द सेंस दैट इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, लेकिन इसका एक डीमेरिट्स भी है, ठीक है। इसका डीमेरिट्स क्या है, ये देखो, बाकी सारे मेरिट्स है, डीमेरिट्स क्या है, ये अफेक्टेड हो जाता है, अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, इसका मतलब समझाते हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने 258, ठीक है, इसका हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया, तो वो कितना आ गया, 258 का 15 आ गया। अगर मान लो हम लोग ये 25 और ये 8 के जगह कर लेते हैं, यहाँ पर कितना लिखे यहाँ पर, सपोज लिख दिया 79, ठीक है, तो इसका देखो वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 और ये हो गया 9, 79 + 7, 86/3, ये 80 कर लेते हैं, हाँ, ये 80 कर लेते हैं, 87, तो ये 29 हो गया। देखो, 2 जैसा था वैसा ही है, 5 जैसा था वैसा ही है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन फ्लक्चुएट करने पे जो एरिथमेटिक मीन है वो डायरेक्ट 5 से 29 में चला गया, तो ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होने पे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, दैट इट इज वेरी मच इफेक्टेड, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मीन को हम लोग ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इसका मतलब भी समझाते हैं, देखो इसका मतलब क्या होगा, ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे ये जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी डीमेरिट्स है, यहाँ पर डीमेरिट्स जो है ये लिख लेते हैं, क्या है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे ये काम नहीं करेगा, ओपन एंड क्लासिफिकेशन cannot advocate, can't
ठीक है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब कैसा होता है, देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब इस तरह से होगा, यहाँ पर ही समझा देते हैं, एक ही जगह पे सारा चीज लिख लेते हैं। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा, जैसे ये देखो यहाँ पर लिखते हैं लेस देन 10 से लेके 10 to 20, अगर ऐसा दिया हुआ है 20 to 30, 30 एंड अबव, ठीक है। अगर ऐसा हमें दे रखा है तो देखो हम लोग क्वेश्चन करने के लिए ये जीरो से मान लेते हैं कि लेस देन 10 मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 मान लिया। लेकिन ये तो हम लोग सम्स को कैलकुलेट करने के लिए अपने हिसाब से यहाँ 0 और यहाँ 40 मान लिए। लेकिन एबव मतलब तो कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है। लेस देन 10 मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जीरो ही होगा ऐसा जरूरी नहीं। ये तो हमें कुछ एक एजम्पशन लेना ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर गैप 10 का है तो हम लोग यहाँ 40 ले लेते हैं। लेकिन ओपन एंड क्लासिफिकेशन अगर हो रहा है तो हमें तो नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ से हो रहा है। अगर ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हमें नहीं पता होगा तो एरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि कैन नॉट बी एडवोकेटेड इन ओपन एंड क्लासिफिकेशन। हम लोग ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए इसे यूज नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। मतलब करने में इसमें मुश्किल होगा, ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका दो ड्रॉबैक हम लोग के पास आ गया। वैसे ये बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जैसे कि ये रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब पॉइंट 1 को फुलफिल करता है। ये इजी टू कंप्रीहेंड और इजी टू कंप्यूट है, यानी पॉइंट 2 पॉइंट 3 को भी ये जो है सेटिस्फाई करता है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे उस पर बेस करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है, यानी 5th नंबर क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। लेकिन 6th नंबर को नहीं फुलफिल करता है। देखो ये बेस्ट इसलिए क्योंकि 1 से लेके 5 तक को फुलफिल करेगा। 6th नंबर जो है ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस जो है लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, बट ये नहीं होता है। देखो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये अफेक्टेड हो गया, ये 8 था तो 15 हो गया। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन अगर होगा ना तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, इसीलिए 6th नंबर वाला फुलफिल नहीं कर रहा है। और ये देखो वैसे भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए भी इफेक्टेड हो जाएगा, तो इसीलिए इसका डीमेरिट्स 2 हो गया। एक तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होगा तो एरिथमेटिक मीन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। क्या बाकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगा? नहीं होगा, अभी मीडियन में दिखाएंगे नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे वर्क नहीं करता है। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन का क्राइटेरिया। फिर भी इसे बेस्ट इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यही एक लौता ऑब्जर्व मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइक ए एम मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिवाइन। तो मीडियन का भी कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तो यहाँ पर मीडियन लिखते हैं, ठीक है। मीडियन बेस्ड तो नहीं है, लेकिन मीडियन क्या क्या फुलफिल कर सकता है। डीमेरिट्स मेरिट्स लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मेरिट्स में देखो ये कौन सा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये रिजिडली डिफाइन है, रिजिडली डिफाइन है मतलब हम लोग ये पॉइंट 1 को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। मीडियन के लिए पॉइंट 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंड इजी टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट, तो 2 और 3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मीडियन जो है सारे ऑब्जर्वेशन को बेस नहीं करता है, यानी कौन सा वाला क्राइटेरिया को कैंसिल कर दिया, फोर्थ नंबर क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करता है। डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स में आ गया 4th नंबर क्राइटेरिया। क्यों? सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। जैसे देखो अगर हम लोग यही वाला देख लो, ये वाला जैसे मैंने लिखा 258 और 2580, ठीक है। देखो 258 और 2580, 258 और 2580, ठीक है। तो यहाँ पर भी मीडियन कितना होता है, यहाँ पर भी मीडियन 5 होगा क्योंकि मैंने अरेंज करके ही दिखाया है। और यहाँ पर भी मीडियन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4th नंबर क्राइटेरिया, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन से ये इंपैक्ट नहीं आया, मीडियन 5 भी आया क्योंकि ये पोजिशनल वैल्यू है, ठीक है। हाँ, ये तो हम लोग फॉर्मूला भी क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड इसीलिए किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो गया तो प्रॉब्लम है। बाकी ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये हम लोग ऑब्जर्व करके मतलब अपने आंखों से देख के भी बता सकते हैं। लेकिन ह्यूज नंबर होगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, एरर हो सकता है, इसी वजह से एक फॉर्मूला लाया गया है। बाकी वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है जो थ्रू
ऑब्जर्वेशन के भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एरिथमेटिक मीन ऐसे ही थ्रू ऑब्जर्व करके, मतलब आंखों से देख के हम लोग नहीं बता सकते, बट ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होना जरूरी नहीं है, मतलब इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो डीमेरिट्स क्या हो गया, ये सारे ऑब्जर्वेशन को बेस नहीं करता है, समझा दिया मैंने क्यों। उसके बाद देखो, डज नॉट अलाउ इटसेल्फ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का भी इसमें जरूरत नहीं है, मतलब इसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, वो फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में नहीं होता है, तो डीमेरिट्स में 5th नंबर भी एडेड हो गया। अब नेक्स्ट देखो, however median is not much affected by sampling fluctuation, ये एक इसका अच्छा बात है कि ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड नहीं होता है। अभी अभी देखा हम लोगों ने, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड नहीं होता है, तभी तो ये वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ना, 3rd नंबर वाला। सॉरी, ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, अच्छा ये अलग से लिखना पड़ेगा, ये उसमें था नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेरिट्स में, does not affect by, does not affect by sampling fluctuation, ठीक है, जो कि अरिथमेटिक मीन से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन, और अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन हुआ, ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे सूटेबल है, सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि देखो मीडियन में हमें ओपन एंड से तो कोई मतलब है ही नहीं, मिडिल वाले से मतलब होता है, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ओपन एंड क्लासिफिकेशन वाला है, ठीक है, मतलब लेस देन, ऐसे ऐसे अगर लिखा हुआ है लेस देन 10 से लेके 30 एंड अबव, इस तरह का कुछ दिया हुआ है, इसे बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। और ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे सबसे अप्रोप्रिएट मेजर्स देगा, ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट मेजर्स देगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से छोटा छोटा करके लिखवाया है, तुम लोग इसको पढ़ के लिख भी सकते हो, एक टेबल बना के उसमें अपने आप प्रेजेंट करके लिख सकते हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ऑल द मोड इज, अब मोड का बात आ गया, मोड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो मोड जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, मोड जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन अनडिफाइंड, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है कि जहां पर मोड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। सबसे पहला डिमेरिट्स क्या आ गया, पॉइंट नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये डिफाइन नहीं करेगा। ऐसा कैसे होता है, देखो ये तुम लोग को ही पता है, मैंने बोला था मोड कैन बी 1, मोड कैन बी मोर देन 1, यानी और अगर 2 मोड आया तो बाई मोडल, मोड कैन बी नन, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है मोड नहीं है, जैसे ये ऑब्जर्वेशन में कोई भी मोड नहीं आएगा, मोड का मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर, यानी मोड को कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग मोड को डिफाइन ही ना कर पाए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए, वही चीज बोल रहा है। Although mode is most popular measures of central tendency, there are cases when mode remains undefined. Unlike mean, it has no mathematical property. Mean के तरह, arithmetic mean के तरह इसका कोई mathematical property है नहीं, ठीक है। तो mathematical property कहाँ पर हो रहा है, mathematical property का मतलब ये पॉइंट नंबर 5, यानी demerits में पॉइंट नंबर 5 आ गया, ठीक है। इसका कोई mathematical property नहीं है। Mode is also affected by sampling fluctuation, तो ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ठीक है। ये तो इफेक्ट होगा ही, जैसे देखो 2 2 3 5, तो यहाँ पर मोड हो गया, और एक 2 दे देते, यहाँ पर मोड हो गया 2, ठीक है। अब मान लो 2 2 3 5 5 5 7, ठीक है, इस तरह से हो गया, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 5, यहाँ पर और एक 2 दे देते, 2 हो गया। देखो जैसे ही 2 मोड आ गया, यहाँ पर एक मोड आया, मतलब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, जबकि मीडियन बिल्कुल नहीं होता है। देखो मीडियन उतना ज्यादा होता ही नहीं है, ठीक है, उतना वैल्यू में इफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, मोड इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, so बस और कुछ मोड के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। मेरिट्स में क्या हो गया, मेरिट्स में हम लोग बोल सकते हैं ये मोस्ट पॉपुलर है,
बाकी तो हमें कुछ अलग से बताया नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। तो जितना बताया उतना मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। ये मोस्ट पॉपुलर है और 1.5 को सेटिस्फाई नहीं करता, ये हमें अलग से बता दिया, और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होता है। जीएमएचएम एंड जीएमएचएम लाइक एम पॉजेस सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी वो तो हम लोग देख ही रहे थे, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव यही दो है, ठीक है, जीएम एंड एचएम, ठीक है। ये दोनों का मेरिट्स, मेरिट्स क्या है, ये दोनों ही एरिथमेटिक मीन की तरह मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, यानी फिफ्थ नंबर क्राइटेरिया ये लोग फुलफिल करते हैं, फिफ्थ नंबर क्राइटेरिया ये लोग फुलफिल करते हैं, मेरिट्स में ये आ जाएगा। दे आर रिजिडली डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये रिजिडली डिफाइंड भी है, मतलब पॉइंट 1 को सेटिस्फाई करता है, और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन यानी पॉइंट 4 को सेटिस्फाई करता है। तो 1, 4 और 5, तो 1, 4 और 5 ये तीन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अच्छा, बट दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट। बट सच में ये थोड़ा सा देखो, इस पे इसका कैलकुलेशन समझने में हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा। ये थोड़ा सा समझाना पड़ता है, अरिथमेटिक में आसान है, ऐड करो डिवाइड करो, बट यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डेप्थ में है। तो बट दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट, तो डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स में आ जाएगा ये वाला, ये वाला नॉट इजी टू कंप्रीहेंड, और कंप्यूटेशन भी इजी नहीं है, यानी 2 और 3, 2 और 3 डीमेरिट्स में आ गया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि कौन सा मेरिट्स है कौन सा डीमेरिट्स है इन केस ऑफ जीएम एंड एचएम, बट दे आर difficult to comprehend and compute and such have limited application for the computation of average rates, ratios and such like things। तो इसीलिए इसका एप्लीकेशन भी लिमिटेड है, जीएमएचएम का एप्लीकेशन भी लिमिटेड है। तो जीएमएचएम को हम लोग वैसे तो ये एवरेज है, तो एवरेज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ जगह है जहां पर यूज करते हैं, लाइक रेट्स, रेशियोज, इस तरह के जगह पे, जो मैंने पहले ही तुम लोग को लिखवा दिया है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि कहाँ बोलने से कैसे यूज करना है, ठीक है। जीएम को रेशियो और परसेंटेज में, एचएम को रेट स्पीड में, और एम ऑल अदर केसेस में यूज होगा, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है वो भी हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है देखो, ये समझा देते फिर वो वाला बोलते हैं। दो पॉजिटिव नंबर से ए एंड बी प्रूव दैट ए एच, मतलब अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक बार लिख लो, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक स्क्वायर होता है। ये यहाँ से प्रूव करके देख रहे हैं, अगर दो नंबर ए और बी है तो अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन ए इंटू बी टू दी पावर हाफ, और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। देखो वही लिखा है, ये अरिथमेटिक मीन, ये जियोमेट्रिक मीन, ये हार्मोनिक मीन, इसको सॉल्व कर लिया। अब ए इंटू एच मतलब अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, तो ये कैलकुलेट करके देखा जा रहा है, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल, ए बी आ जाएगा, और जी स्क्वायर मतलब ए बी रूट का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये जो है ये क्राइटेरिया, ये जो फॉर्मूला है ये लिख लेना है, ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर। उससे यहाँ पर एक 5 और 4 से भी कैलकुलेशन दिया है, ठीक है। ये सब जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर जब ये सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। तो ये एक पॉइंट लिखवा देते हैं यहाँ पर, रिलेशन ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। ये एक याद रखना है, ये हमारा एक्सरसाइज सॉल्व में काम में आएगा। अच्छा, अब देखो स्पीड में ही क्यों हम लोग कैलकुलेट, मतलब स्पीड का रेट्स ये सब कैलकुलेट करने बोले, स्पीड या रेट्स, तो हम लोग हार्मोनिक में ही क्यों यूज करते हैं। तो देखो एक बार समझो, सपोज दो प्लेसेस है, ठीक है, दो सिटी है, सिटी एक्स और सिटी वाई, ठीक है। सिटी एक्स से सिटी वाई का जो डिस्टेंस है वो है सपोज 1000 किलोमीटर, ठीक है। और दो दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, ठीक है, गाड़ी कर दिया मैंने, ठीक है। दो सॉरी दो नहीं, एक ही गाड़ी सोच लो, ठीक है। एक गाड़ी जो है वो यहाँ से सिटी एक से सिटी वाई जब जा रही है, ठीक है, एक्स टू वाई का, वाई जो ये डिस्टेंस जब वो तय कर रही है, तब उसका रेट हो रहा है, मतलब स्पीड रेट हो रहा है एट द रेट ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे ये चल रही है। और जब वो रिटर्न आ रही है, ठीक है, मतलब वाई टू एक्स
जब वो रिटर्न आ रही है तब उसका स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, ये अगर पूछा जाए तो अगर हम लोग इसका एरिथमेटिक मीन कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा। देखो एरिथमेटिक मीन करने का मतलब है हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, यानी 450 डिवाइडेड बाई 2, 225 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, 225 किलोमीटर पर आवर, 450 बाई 2 चेक कर लेते हैं। हाँ, 225 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू जो है हार्मोनिक मीन, तो देखो क्योंकि हार्मोनिक मीन के लिए स्पीड यूज किया जाता है, तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर 1000 किलोमीटर जा रहे हैं 200 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे, 200 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जा रहे हैं जाने के टाइम, ठीक है। और जब रिटर्न आ रहे हैं तो 1000 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय किया जा रहा है 250 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जो गाड़ी है वो रिटर्न आ रहा है। मतलब पर आवर बेसिस पे अगर देखो तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, आने के टाइम 1 घंटे में 4 किलोमीटर बेसिस पे आ रहे हैं। तो अगर एवरेज करेंगे तो 1000 प्लस 1000 इतना जा रहे हैं, ठीक है। और 200 प्लस 250 तो टोटल किलोमीटर 1000 और टोटल आवर किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, 1000 प्लस 1000 इतना किलोमीटर जो है पूरा रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं। और कितना आवर लग रहा है पर आवर बेसिस पे अगर देखें तो 5 + 4 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे, यानी 9 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे। तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 2000 डिवाइडेड बाई 9, 222 222.22 किलोमीटर पर आवर। देखो डिफरेंट हो गया ना आंसर, ये 225 हो रहा है और ये ऐसे हो गया। क्यों, देखो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इंडिविजुअली देखा। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि x से y तक जब कोई गाड़ी जा रहा है तो वो 1000 किलोमीटर रास्ता तय कर रहा है, जब रिटर्न भी आ रहा है देन ऑल्सो 1000 किलोमीटर जो है वो रास्ता तय कर रहा है। लेकिन जाने के टाइम पे स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर और बैक करके आने पे 250 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। अगर इंडिविजुअली देखो तो 1000 किलोमीटर इतने किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर और ये 4 किलोमीटर पर आवर, और इसका एवरेज करने पे ये हो जाएगा। तो ये सही आंसर आ रहा है। अब यही चीज हम हार्मोनिक मीन से करके दिखा देते, सेम आंसर आएगा 222, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हार्मोनिक मीन जो है वो स्पीड के लिए सही आंसर देता है। तो HM पे कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 डेटा का एवरेज होगा 1/200, ये देखो मतलब हम लोग क्या करते हैं स्पीड का एवरेज किए ना 200 और 250, इसी को हम हार्मोनिक मीन से करके दिखाते हैं, 1/200 प्लस 1/250, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल ये वाला आएगा, देखो 200 और 250 इसका एनसीएम हो जाता है 1000, ठीक है, 1000 हो गया। तो ये हो गया 5 हो रहा है 5, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 और ये हो गया 9/1000, तो ये हो गया 2 × 1000 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 2000/9 चेक करो, देखो 2000/9, ठीक है। 222, ये देखो 222.22 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो डेटा का, ये देखो समझो, जो डेटा का हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन किया था 200 और 250 का, उसी डेटा का जब हम लोग हार्मोनिक मीन कर रहे हैं तो आंसर जो आ रहा है, और एग्जैक्टली अगर हमें क्या है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमें पहले ये तो पता करना चाहिए एवरेज स्पीड, पहले ये पता करें कितना टोटल रास्ता जो है हम लोग तय कर रहे हैं। तो टोटल 1000 किलोमीटर, 1000 + 1000 2000 किलोमीटर, ठीक है। और ये 2000 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाते हैं, तो 5 और 4, तो ये हो गया 9 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। तो 2000 किलोमीटर जाने के लिए कितना होगा ये, ठीक है। तो ये हार्मोनिक मीन से आंसर आ गया। इसीलिए बोला जाता है कि अगर स्पीड का मैटर हो तो ऑलवेज यूज हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन से हम लोग का आंसर सही आएगा, अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन करेंगे तो गलत हो जाएगा।
अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवा भी दिया है कि कौन से में क्या चीज हमें यूज करना है, ये वाला। ठीक है, अच्छा। बस ये वाला हम लोग का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ बाकी नहीं है। तुम लोग ये एमसीक्यू खुद ब खुद देख सकते हो, ठीक है, मतलब जो थ्योरी वाला है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ सकते हो। और यहाँ से सेट बी भी कर सकते हो, ये भी आसान है। ठीक है, सेट बी सेट सी ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब आसान आसान है, तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। और ये हम थोड़ा थोड़ा करवाते जाएंगे, तुम लोग को ज्यादा है नहीं इसमें क्वेश्चन। सेट ए सेट बी सेट सी हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग नया टॉपिक जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट करते जाएंगे। ठीक है, और जो इसके पहले वाला भी है उसमें एक्सरसाइज बाकी है, लेकिन वो थ्योरी था तो तुम लोग खुद भी थोड़ा सा करके देख सकते हो, जब टेस्ट लेंगे तो तुम लोग को आसानी रहेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे पूछ सकते हो। और ये जो है सेट ए बी सी हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें सेट बी सी हम करवाएंगे ही करवाएंगे। सेट ए जो है फुल्ली थियोरिटिकल है, तो तुम लोग खुद भी ना पढ़ के आंसर के साथ देख सकते हो। और कोई भी आंसर में अगर डाउट हो कि तुम लोग को लग रहा है ये नहीं आंसर कुछ और होना चाहिए, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो सेट ए जो है वो थोड़ा सा तुम लोग खुद भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।